हेलो स्टूडेंट्स, हम ये पर्टिकुलर लेक्चर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन देखेंगे और आपके मटेरियल में मैंने ऐड किया था इसका रिलेवेंट फॉर्मूलास और कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी दिया था मैंने। तो चलो देखेंगे एक कॉन्सेप्ट के बाद एक। सबसे पहले शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड। इसका मतलब इट इज सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप स्टडी करंट के लिए ले रहे हैं, इसका मतलब इन ए फिक्स्ड टाइम टी फिक्स्ड चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, तो सो आई विल बी टेकन एज क्यू बाई टी। अगर हम क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टी, then we can take that I is nothing but dq by dt। अब इसके बाद हम देखेंगे what are the different types of current we have। तो इधर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको स्टडी करंट बोलते हैं हम। इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज नॉट चेंजिंग। ओके, और दो क्लासिफिकेशंस भी देख सकते हैं। इसका मतलब अगर बी और सी देख रहे हैं तो इधर आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली और सी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, और क्या कुछ प्लेसेस में डिक्रीज भी हो रहे हैं। ये दोनों को हम बोल सकते हैं कि नॉन स्टडी करंट्स बोलते हैं इसको। और एक और क्लासिफिकेशन है, ये क्या हो रहा है, फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वेव जैसे रिपीट हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव में जा रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सो अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड द डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इन दिस पर्टिकुलर केस। अब हम देखेंगे कन्वेंशनल करंट। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होने वाला है। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस किधर से किधर फ्लो होने वाला है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी जाता है। तो और कंडक्टर में लिया तो पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड जाता है। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विल बी देयर। और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस किधर से किधर फ्लो होने वाला है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। तो हमारा जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने वाला है। अब हमने ऑलरेडी लाइव क्लासेस में डिस्कस किया था, अगर हमने एक कंडक्टर लिया तो क्या होते हैं, इसका लेंथ L है और मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था एक बैटरी यूज करके। अब क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटिंग अप फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। अब सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स डेवलप हो जाते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट हो रहा है। मतलब क्या होते हैं, बीच में कोलिजन्स होते हैं, इसका जो वेलोसिटी है वो कम हो जाते, कभी कभी जीरो भी हो जाते, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सिलरेट होते, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते हैं। हम इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स the positive terminal under the effect of the applied electric field। तो हमको फ्रॉम द रिलेशन V इज नथिंग बट U प्लस AT, हम पूरे इनिशियल दो थर्मल वेलोसिटी होते वो जीरो हो जाते। सो VD इज नथिंग बट A इंटू टाउ बार। सो टाउ इज नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होते हैं इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते। सो VD कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट मास। सो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। इससे हम इसके ऊपर फोर्स कितने अप्लाई हो जाते हैं, ये इज नथिंग बट चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास। तो ये रिलेशंस के हिसाब से हम n का भी निकाल सकते हैं, I इज नथिंग बट NEA VD। इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद हम करंट डेंसिटी क्या है देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज द वेक्टर डिफाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो करंट डेंसिटी इज J बार विच इज नथिंग बट I बाई A। सो I इज नथिंग बट NEA VD, ये कैंसिल हो जाते हैं NEA VD। सो I कैन बी रिटन एज I इज नथिंग बट J बार डॉट A बार। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, वो है ओम्स लॉ। अगर मैंने एक कंडक्टर लिया और दो पॉइंट्स के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था तो क्या हो जाते, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होते। अब द करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन ऐसा दे सकते हैं कि मैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और V इज नथिंग बट R इंटू I।
सो इससे एक रिलेशन ग्राफ निकाला तो एक्स एक्सिस में v और आई एक्सिस में वाई एक्सिस में i लिया तो ग्राफ ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है। और अब हम देखते हैं रेसिस्टेंस क्या होते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ हमको क्या पता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, सो v इज नथिंग बट r इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड r, सो r कैन बी गिवन एज r इज इक्वल टू v बाय i। अब इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं और सिंपली हम कॉन्सेप्चुअली डिफाइन करना तो रेसिस्टेंस क्या होते हैं, रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू दैट पर्टिकुलर मटेरियल। अब रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर देने की कोशिश करते हैं हमको ऑलरेडी पता है रिलेशन I इज नथिंग बट NeAVd, सो इसमें Vd का रिलेशन मैंने सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो मैं लिख सकता हूँ V बाई I इज नथिंग बट m बाई NE स्क्वायर ये इंटू ml बाई NE स्क्वायर ये टाउ। ओके, इसमें मैं लिख सकता हूँ m बाई NE स्क्वायर ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसको मिलके लिखा तो r इज नथिंग बट m बाई NE स्क्वायर टाउ l बाई ये। अब इधर जो ये वैल्यूज है m बाई NE स्क्वायर टाउ वैल्यूज है इसको मिलके मैं लिखूंगा रेसिस्टिविटी रो। सो रेसिस्टिविटी रो कैन बी गिवन एज m बाई NE स्क्वायर टाउ। m is nothing but mass of the charge carrier and E is nothing but magnitude of the charge and N is nothing but charge density। तो ये जो वैल्यू रो है इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इससे हम ये बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस मेनली डिपेंड अपॉन 3 पैरामीटर्स। क्या है वो, resistance depends upon resistivity which depends upon the nature of the material and temperature and it directly proportional to length। इसका मतलब लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। और रेसिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। और ये जो रेसिस्टिविटी है ये बेसिकली 2 चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स के ऊपर मतलब लेंथ और ये एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मगर रेसिस्टेंस जो होते हैं वो ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये रिलेशंस है VD रो IE J एंड V, ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया था पहले। अब इधर हम कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेसिस्टेंस क्या है देखने की कोशिश करते हैं हम। तो R हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, ये रिलेशन R इज नथिंग बट m बाई NE स्क्वायर टाउ L बाई A। इसमें से हम बोल सकते हैं कि R टाउ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और N को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इधर एक कंडक्टर का बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से ज्यादा कोलिजन्स होते, मतलब 2 कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है टाउ वो कम हो जाते, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से टाउ कम हो जाते और रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होने वाला है। जो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं हम। और इन इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से जो चार्ज डेंसिटी N है वो इंक्रीज होने रहता है। सो टाउ से कंपेयर किया तो N डोमिनेट करते हैं, तो N ज्यादा इंक्रीज होने के वजह से क्या हो जाते हैं, रेसिस्टेंस कम हो जाते हैं। इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अब इसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं। सो देखते हैं अभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। सो अल्फा इज नथिंग बट RT माइनस R0 by R0 into T। अल्फा इज नथिंग बट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इट कैन आल्सो बी रिटन एज अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 by R1 into T2 माइनस T1। तो इसका मतलब चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो अब जो कंडक्टर्स होते हैं इसको अल्फा पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से रेसिस्टेंस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को अल्फा नेगेटिव होते हैं, क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से रेसिस्टेंस क्या होते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशंस में कम हो जाते हैं। अब कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस के बारे में देखते हैं हम। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर पहले लाइव क्लासेस में भी। तो फर्स्ट 2 रिंग्स हमको क्या देते, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देते और थर्ड रिंग क्या देते हमको, मल्टीप्लेयर के बारे में देखते, और फोर्थ क्या देते हैं हमको, टॉलरेंस, इसका मतलब कितना चेंज होते गिवन वैल्यू से वो देते। और ये इसका कलर का एक रिलेशन है, मतलब हमने ऑलरेडी देखा ये कैसा होते हैं। सो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो एक एक के लिए एक एक कलर होने वाला है। इसके का रिलेवेंट ये भी देखते हैं हम, कलर के लिए नंबर देखते, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते।
सो चलिए एक एग्जांपल देखेंगे इधर। सो इधर क्या क्या है इधर। सो फर्स्ट वन क्या है इधर दिस इज ब्राउन हियर। सो ब्राउन के लिए नंबर क्या है इधर 1। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है 1। और सेकंड क्या है इधर वायलेट है। तो वायलेट के लिए कलर क्या है, नंबर क्या है 7। सो इधर क्या आया इधर 7 आया। और ये क्या है ब्लैक। ब्लैक के लिए मल्टीप्लेयर क्या है इधर 10 to the power of 0 विच विल बी इज इक्वल टू नंबर क्या है अभी। और गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस 5% है। तो 17 into 10 to the power of 0 is 17. So tolerance is plus or minus 5% लिया। So this is 17 plus or minus 5% आया मुझे। So similarly ये examples भी आप देख सकते हैं और आप solve करने के लिए कोशिश कर सकते हैं आपके स्क्रीन को पास करके। So next हम इसको, ये सिनोनिम है, इसको दिमाग में रखने के लिए। और हमें भी देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होते हैं। 2 or 3 रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितने आते हैं इधर, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें आप बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो दैट इज ग्रेटर देन ऑल द 3 रेसिस्टर्स टुगेदर। इसका मतलब जो हाईएस्ट रेसिस्टेंस है इससे ज्यादा होने वाला है R। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज विल बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में हम क्या बोल सकते हैं, इधर कॉमन टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। इसमें क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कैसा आता था वो भी हमने देखा था ऑलरेडी। तो इधर हम बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स कनेक्ट करने से क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम हो जाते हैं और सीरीज में कनेक्ट करने से इंक्रीज हो जाते हैं। सो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेसिस्टेंस एंड पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी लोअर देन द लीस्ट रेसिस्टेंस। अब हम देखते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ एन ईएमएफ। सो बेसिकली सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो बैटरी भी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तो बेसिकली ईएमएफ क्या होने वाला है, अगर एक सेल लिया मैंने, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया तो इसको हम ईएमएफ बोल सकते हैं। तो ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये एक के बाद इसके बीच में डिफरेंसेस है, ये ऑलरेडी हमने देखा था, आप भी एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं इनको। अब हम देखेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होते। तो सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच में अगर हम रेसिस्टेंस मेजर किया तो दैट इज नथिंग बट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये कब मेजर करते हैं हम, डायरेक्ट करंट फ्लो होते टाइम पे मेजर करते हैं हम। अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये दिमाग में रखना भी इजी है। एज रेसिस्टेंस इज रो एल बाई ए, सेम लॉजिक अप्लाई हो जाते हैं। सो इधर हाँ इंटरनल रेसिस्टेंस ये चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं। सबसे पहला चीज है दिस इज सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इसके ऊपर डायरेक्टली रिलेशन डिपेंड होते हैं। इसका मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इस रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। सो बेसिकली इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड और एक प्रॉपर्टी है दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट। सो एरिया ऑफ द प्लेट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। और अब हम देखेंगे रिलेशंस क्या होते हैं। अगर मैंने इधर एक सेल लिया और ये इंटरनल ईएमएफ है ये, और स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, और आर क्या है, एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो रिलेशन निकालने की कोशिश किया तो फाइनल रिलेशन आते मुझे E इज नथिंग बट V प्लस आई इंटू आर, और E कैन ऑल्सो बी रिटन एज V के प्लेस में IR सब्स्टिट्यूट किया तो E विल बी I इंटू आर प्लस आर, फ्रॉम दिस I विल बी E बाई आर प्लस आर। सो दिस रिलेशन इज नथिंग बट सर्क्यूट करंट इक्वेशन। अब इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल ई वी और आर के इन टर्म्स ऑफ रिलेशन निकले की कोशिश किया तो मुझे फाइनल रिलेशन आएगा, ऐसा आएगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज हाउ टू डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय वोल्टमीटर मेथड। ये जो वोल्टमीटर मेथड है ये उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वोल्टमीटर को भी कुछ फाइनाइट रेसिस्टेंस होते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर मेथड है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो क्या होते हैं, इधर हम इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम इधर पहले E चाहिए हमको, इधर E चाहिए और V भी चाहिए हमको। तो E कब मेजर करते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन में E मेजर करते हैं हम, और क्लोज्ड सर्किट कंडीशन में V मेजर करते हैं। 2 रिलेशन से हमको इंटरनल रेसिस्टेंस आ रहा है इधर। तो अब हम देखेंगे सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन लिया तो इसको हम सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो ऐसा एक इंडिविजुअल सेल्स लिया मैंने,
मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, किसको कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया और करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि इधर द टोटल EMF इज नथिंग बट द सम ऑफ इंडिविजुअल EMFs। इन द सेम वे सीरीज में है, करंट सेम होने वाला है, तो द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, सीरीज में ऐड होने वाला है। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इधर दे सकते हैं कि हम टोटल EMF ऑफ द बैटरी इज नथिंग बट N इंटू ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितने होने वाला है, NR होने वाला है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितने होते, सो दैट विल बी NR प्लस R। NR क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R प्लस NR। अब इससे करंट चाहिए तो हमको नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस, तो सो दैट विल बी NE बाय NR प्लस R। इधर हम मैक्सिमम करंट का रिलेशन निकालने की कोशिश किया, तो अगर बाहर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाते हैं, NR इधर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो I विल बी N इंटू E बाई R। और बाहर का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो क्या होते हैं, NE बाई NR होते हैं, विच इज नथिंग बट द करंट टू इंडिविजुअल। तो आप देख के ही बोल सकते हैं कब मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाते हैं, अगर R इज वेरी मच ग्रेटर देन NR। इसका मतलब हम कब यूज कर सकते हैं, अगर व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन सेल्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। अगर हम ऐसा, इसका मतलब सबका पॉजिटिव टर्मिनल्स टुगेदर कनेक्ट किया और सबका नेगेटिव टर्मिनल्स टुगेदर कनेक्ट किया, तो ये कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है, पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सो EMF ऑफ द बैटरी सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल, और करंट क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। और तो टोटल करंट कैन बी टेकन एज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जैसा आते, सो 1 by R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। सो टोटल EMF E आते। सो अगर इक्वल सेल्स है ये, सो R इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, इफ N इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन R इक्विवेलेंट विल बी R by N। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या होते हैं, अब R by N होते। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है इधर, R by N प्लस R। अब करंट विल बी, I विल बी इज इक्वल टू NE बाई NR प्लस R। अगर इसमें भी हम मैक्सिमम करंट निकालने की कोशिश किया तो हम इधर लिख सकते हैं कि अगर R इज वेरी मच ग्रेटर देन R by N, R इज वेरी मच ग्रेटर देन R by N, तो R by N नेग्लेक्ट हो जाते। सो I विल बी सिंपली E बाई R। ये क्या है, द करंट थ्रू इंडिविजुअल सेल। और अगर इधर हम R by N इज वेरी मच ग्रेटर देन R, इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होते हैं, N टाइम्स द इंडिविजुअल करंट आते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम करंट कब फ्लो होने वाला है, अगर बाहर का रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बहुत कम है, या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वो बाहर का रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी हम मैक्सिमम करंट फ्लो होते। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं हम, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट द मैक्सिमम करंट। इसके बाद हम देखते किरचॉफ्स लॉस क्या होते हैं। बेसिकली 2 लॉस हैं हमारे पास, क्या है वो, करंट लॉ और जंक्शन रूल। इसमें क्या होते हैं, द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इन ए पर्टिकुलर जंक्शन। तो इसमें साइन कन्वेंशन भी देख सकते हैं हम। तो अब ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एप्लीकेशन है, किरचॉफ्स करंट लॉ जो है, इसका मतलब चार्ज किधर भी एक्यूमुलेट नहीं होने वाला है। इसका मतलब जो भी चार्ज एक पर्टिकुलर जंक्शन को अलाउ होते वो बाहर जाना ही पड़ेगा। अब हम देखते सेकंड लॉ क्या होते हैं। इट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इन ए क्लोज्ड लूप द सम ऑफ पोटेंशियल राइजेस एंड ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू 0। इसको भी एक साइन कन्वेंशन होते हैं, वो क्या है हमने डिटेल्ड लाइव क्लासेस में देखा, तो ये बस एक रिवीजन जैसा आप ले सकते हैं। सो साइन कन्वेंशन कैसे लेते, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस में हम जा रहा है तो नेगेटिव लेते, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव लेते। अगर सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है तो सेल का नेगेटिव लेते, और पॉजिटिव से बाहर आ रहा है तो इधर पॉजिटिव लेते हम। सो हम अब देखेंगे अब व्हिटस्टन ब्रिज क्या होने वाला है। सो व्हिटस्टन ब्रिज क्या है, बेसिकली 4 रेजिस्टेंस से एक क्वाड्रिलेटरल डेवलप हो जाते, तो बीच में क्या होते, गैल्वेनोमीटर होते। इधर हम 3 नॉन रेजिस्टेंस के हिसाब से एक अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है ये।
तो इसमें करंट ड्रा होना शुरू होते, सो टोटल करंट आ रहा है इधर तक, ये I1 से ये टोटल करंट I से I1 इधर फ्लो हो रहा है, तो इधर कितने करंट फ्लो हो जाते हैं I माइनस I1, I1 इधर जा रहा है तो बाकी करंट I माइनस I1 इधर जाएगा, और ये I1 करंट से गैल्वेनोमीटर IG इस तरफ आ रहा है तो I1 माइनस IG इधर जा रहा है। तो अब इधर ले सकते हैं कि तो इधर कितने करंट जाते हैं अब, सो दैट विल बी I माइनस I1 इधर से आ रहा है और गैल्वेनोमीटर से IG नीचे आया, सो नेट करंट विल बी I माइनस I1 प्लस IG। अब इससे आप बोल सकते हैं कि इधर कितने लूप्स फॉर्म हो रहा है, इधर 2 लूप्स फॉर्म हो रहा है। सो फर्स्ट लूप के लिए अगर आप रिलेशन निकाला तो ये लूप ए बी डी ये लूप में रिलेशन निकाला तो ऐसा रिलेशन आने वाला है, इधर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव, इधर भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव, इधर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस आने वाला है, टोटल विल बी इक्वल टू 0। और ये नेक्स्ट लूप है हमारा, सो सी डी बी सी से नेक्स्ट लूप है, इसके लिए भी अगर हम करंट का रिलेशंस निकाला पोटेंशियल डिफरेंस का तो इधर भी सेम पैटर्न में रिलेशंस आते हैं। अब बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि 4 रेजिस्टेंस बैलेंस होने के वजह से ब्रिज क्या होते हैं, बैलेंस होते और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होते, तो इसीलिए हम ले सकते हैं कि IG किसको इक्वल हो जाते, 0 को इक्वल हो जाते, और हम बोल सकते हैं कि ब्रिज क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। तो इसमें IG इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो रिलेशन आएगा P/Q विल बी R/S, दिस इज नथिंग बट ब्रिज बैलेंस कंडीशन। अब हम देखते हैं मीटर ब्रिज क्या होते हैं। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें बेसिकली 3 कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप, कम रेसिस्टेंस होने के लिए ज्यादा थिकनेस लेते हैं हम, सो इसीलिए थिक कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं। इसमें 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं, दोनों के बीच में एक 1 मीटर लेंथ का एक वायर होते, और इधर हम एक स्केल भी कनेक्ट करते, इसके बीच में हम एक ड्राइवर सर्किट बोलते हैं इसको हम, तो इसको हम बाहर से एक बैटरी, स्ट्रॉन्ग बैटरी कनेक्ट करते, और इधर बाहर भी से एक, इधर इसको लेफ्ट गैप और इधर को राइट गैप बोलते। सो लेफ्ट गैप में एक रेसिस्टेंस बॉक्स और राइट गैप में एक अननोन रेसिस्टेंस X फाइंड आउट करते, और बीच में से एक मोबाइल जॉकी बोलते हम इसको, ये मूव होते लेफ्ट टू राइट, और इधर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते, ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आने तक हम ये जॉकी को मूव करते हैं। और अगर एक लेंथ L, इसका मतलब इसको 0 एंड बोलते हैं हम, इस साइड से लेंथ L पे ये जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया तो लेफ्ट साइड से L है तो टोटल 100 सेंटीमीटर्स है, तो राइट से कितने होने वाला है, 100 माइनस L सेंटीमीटर्स होने वाला है इधर। अब रिलेशंस निकाला तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हमको फाइनल रिजल्ट आएगा, इधर R/X विल बी इज इक्वल टू L/100 माइनस L, इधर X अननोन है, R नोन है, सो आराम से हम इससे X कैलकुलेट कर सकते हैं ये रिलेशन से। सो इन टर्म्स ऑफ लेंथ इधर हम एक इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड अननोन रेसिस्टेंस X को कैलकुलेट किया हमने इन टर्म्स ऑफ नोन रेसिस्टेंस R। नेक्स्ट हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर जैसा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इधर हम नल डिफ्लेक्शन मेथड, इसका मतलब सोर्स से कोई करंट ना ड्रा करके हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, इसीलिए इसका मतलब इसका हम EMF मेजर कर रहा है इधर, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। सो इसमें भी होने वाला है, इधर एक बड़ा सा वायर होते इधर, इसको भी हम छोटा छोटा लेंस को हम कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट करते हैं इधर, और इसको ड्राइवर सर्किट बोलते हैं, दिस इज वेरिएबल रियोस्टेट, एंड एक की भी होते इधर। वी नो दैट रिलेशन V is nothing but I into R, so R is nothing but rho L by A, in that from this we can say that V directly proportional to L, इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो करंट कांस्टेंट फ्लो होने के लिए इधर एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर सर्किट यूज करते हैं हम। तो अब इधर V और I के बीच में भी इधर एक ग्राफ निकाल सकते हैं हम। सो इधर V is nothing but the potential drop and L is nothing but the length. So length increase हो रहा है तो potential drop भी linearly increase हो जाते हैं।
तो नेक्स्ट हम इसका दो एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली। सो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। इसमें जो दो ईएमएफ्स को हमने कंपेयर करना, वो दोनों को इधर कनेक्ट करते, इधर एक वेरिएबल स्विच होते, इसको इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं हम, इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले इधर कनेक्ट करके बैलेंसिंग लेंथ निकलता है हम, और सेकंड कंडीशन में भी हम इधर कनेक्ट करके एक और बैलेंसिंग लेंथ निकलते हैं। सो फ्रॉम दैट यू कैन से दैट E1 by E2 विल बी इक्वल टू L1 by L2। अब इसका मतलब ये है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना, वो ये है कि द बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी अप्लाइड ऑन द पोटेंशियोमीटर वेयर इफ द फॉल ऑफ द पोटेंशियल अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी मेजर्ड। एक और कंडीशन ये है कि जो ईएमएफ E1 और E2 ले रहा है, इसका वैल्यू और इसका मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन E, और E का वैल्यू और मैग्नीट्यूड जो होते, सो दैट शुड बी ग्रेटर देन E1 एंड E2। अब ये जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो प्रोसेस में नल डिफ्लेक्शन मेथड है, इसका मतलब ये जो बैटरी इधर ले रहा है, इधर से सेल या बैटरी ले रहा है, उधर से हम कोई करंट नहीं ड्रा कर रहा है, इसीलिए इधर क्या होते हैं, इसको हम नल डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं। सो पोटेंशियोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज आइडियल वोल्टमीटर। सो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम। एक और एप्लीकेशन होते हैं, वो दैट इज फाइंडिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। उसमें भी हम इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो लाइव लेक्चर्स में आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए। और अब हम थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होते देखते। सबसे पहले आते जूल्स लॉ। सो जूल्स लॉ ये है कि जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर या एक रेसिस्टर से पास हो रहा है, तो जो भी एनर्जी वो रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यूज कर रहा है, वो हीट जैसे डिसिपेट होते, इसको हम जूल हीटिंग बोलते हैं। सो जूल्स लॉ इज Q इज नथिंग बट I²R into T। So Q is joule, I is in amperes, R is in ohms and T is in second. So Q will be is equal to, ये जो रिलेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं हम I²RT by J। इधर Q जूल्स में चाहिए तो ये रिलेशन यूज करते हैं हम, अगर Q कैलोरी में चाहिए तो ये रिलेशन यूज करते हैं हम। सो बेसिक रीजन क्या है, बेसिकली कोलिजन्स जो होते हैं, वो कोलिजन्स को ओवरकम करने के लिए हम एनर्जी को यूज करना पड़ेगा, तो वो एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड, दे अंडरगो कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द आयंस एंड द एटम्स इंक्रीजेस, हेंस द टेम्परेचर विल बी इंक्रीजिंग। सो अब इसका मतलब ये है कि अब इसको हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि अब एक इलेक्ट्रॉन जब भी एक स्टोन को पानी में गिरा दिया तो क्या होते हैं, जो इसका मोशन होने वाला है, तो द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू रेसिस्टर भी वैसा ही होते। अब हम इलेक्ट्रिक पावर क्या होते देखने की कोशिश करेंगे। पावर इज नथिंग बट वर्क पर यूनिट टाइम। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। सो रिलेशन आते हैं, सो पावर इज वर्क डन बाय टाइम। सो इधर Q इंटू वी निकालते हैं हम, टाइम में आते हैं, सो Q by T I हो जाते, सो पावर इज नथिंग बट V इंटू I। सो V इक्वल टू IR सब्सटीट्यूट किया तो P विल बी इक्वल टू I²R, तो I इज इक्वल टू V by R सब्सटीट्यूट किया तो P विल बी इक्वल टू V² by R। और पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। सो अदर यूनिट्स हम ले सकते हैं किलोवाट एंड हॉर्स पावर HP। 1 हॉर्स पावर विल बी इज इक्वल टू 756 वाट एंड 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 1000 वाट्स। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है देखने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन टाइम। So E is nothing but V into I into T. So V is nothing but I into R. So E will be I²RT. So I के प्लेस में हम V by R सब्सटीट्यूट किया तो रिलेशन आएगा E will be V²T by R। अब व्हाट आर द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो भी देखने की कोशिश करेंगे हम। सो द मोस्ट यूजिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट किलोवाट आवर, इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट विल बी 3.6 into 10 to the power of 6 जूल्स। और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एज यूजुअल जूल्स ही लेते हैं हम। अब हम देखने के एक हीटिंग इफेक्ट का जो होते हैं उसका एप्लीकेशन है फ्यूज, जो जनरली घर में यूज करते हैं। तो फ्यूज क्या है, करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आवर सर्क्यूट। ओके, सो इसमें मटेरियल क्या यूज करते हैं हम, 63% टिन यूज करते हैं और 37% लेड यूज करते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या होना, इसको वेरी मच लो मेल्टिंग पॉइंट होना इसका। अब
हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, मतलब आपका जो हीटर होते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं या आपका इलेक्ट्रिक कुकर होते हैं, इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं वो क्या है, वो जनरली निक्रोम वायर यूज करते हैं, वो दैट इज निकिल और क्रोमियम का एक एलॉय है। ये इसलिए यूज करते हैं कि इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हाई होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। दिमाग में रखने वाला बात यह है कि फ्यूज के लिए रेसिस्टेंस ज्यादा होना और मेल्टिंग पॉइंट तक लो होना, और इधर जो हीटिंग एलिमेंट्स के लिए क्या होना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होते वो भी हाई होना और मेल्टिंग पॉइंट भी होते वो भी हाई होना, और इसको मॉल्युबिलिटी एक ज्यादा होते, इसका मतलब रिक्वायर्ड शेप में हम इसको निकाल सकते हैं और वो इजीली ऑक्सीडाइज होके खराब नहीं हो जाते वो। और इससे हम निकाल सकते हैं कि P इज वी स्क्वायर बाय आर, वो रिलेशन से अगर V कांस्टेंट, P इज V बाय P इक्वल टू V इंटू आई में V कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर रिलेशन में V कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब हायर द पावर ऑफ द अप्लायंस मोर इज द करंट रन, इसका मतलब पावर रेटिंग ज्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस कम होने वाला है और ज्यादा करंट लेते हैं वो। अब हम देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमको ये बोलता है कि अगर एक पर्टिकुलर सेल का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, तो सेल्स टू इधर जो लोड है उसको मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होते हैं, अगर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R और इसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R दोनों इक्वल हो गया तो सेल्स टू सोर्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाते। सो इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश किया तो I इज E बाई आर प्लस आर, सो P इज आई स्क्वायर आर, तो सब्स्टिट्यूट करके निकाला तो हम dP बाई डी आर इक्वल करते हैं, तो इससे हमको रिलेशन आते हैं कैपिटल R विल बी इज इक्वल टू स्मॉल r। इसका मतलब जब भी लोड का रेसिस्टेंस सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस से इक्वेट हो गया तो मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड। उसी कंडीशन में हम ये भी निकाल सकते हैं कि तो पावर क्या है, इधर पावर के रिलेशन E बाई आर प्लस आर के में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R सब्स्टिट्यूट किया तो रिलेशन आएगा हमको E स्क्वायर बाई 4r। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवीजन। इसमें हम जो डिस्कस किया था वो बेसिक सी डिस्कस किया था, तो आई वांट यू टू गो थ्रू द असाइनमेंट आई हैव गिवन बिलो। तो इसके साथ साथ आप कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।